हाय वेलकम बैक। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था, इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जो कि मटेरियल कॉस्ट है। पिछले चैप्टर जो हम लोग ने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, उसमें भी हमने बोला था कि हम 3 पार्ट में किसी भी चैप्टर को बांट के चलेंगे। क्या क्या? पहला कॉन्सेप्ट बेस्ड थ्योरी, दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस या प्रैक्टिकल, और तीसरा अदर थ्योरी। और हमने कहा था कि हर चैप्टर में हम ये दो करते जाएंगे। पहला कंसेप्ट बेस्ड थ्योरी करेंगे, उसके साथ साथ प्रैक्टिकल करते जाएंगे, और ये जो अदर थ्योरी है वो हम लोग सारे चैप्टर्स कंप्लीट होने के बाद एक थ्योरी का अलग सेशन होगा, जो भी लेक्चर हो 2, 4, 5, उसमें हम लोग कवर अप करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं मटेरियल कॉस्टिंग। तो देखिए मटेरियल का 2 पार्ट होता है। मटेरियल कॉस्ट का एक डायरेक्ट मटेरियल और कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो डायरेक्ट मटेरियल के बारे में केवल पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 2 में। और चैप्टर नंबर 3 में डायरेक्ट लेबर के बारे में पढ़ेंगे, और जितने भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये सारे ओवरहेड में आते हैं, और ये सारे के सारे ओवरहेड चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इसको देखते हैं। इसका 2 पार्ट है, एक है डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल हमने वहां जाना था कि डायरेक्ट मटेरियल इनडायरेक्ट मटेरियल में क्या अंतर है। डायरेक्ट मटेरियल वैसी मटेरियल होती है जो भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें वो प्रेजेंट रहता है, उसका वो पार्ट बनता है, और उसको इजीली और इकोनॉमिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जो चैप्टर हम डायरेक्ट मटेरियल को पढ़ेंगे वहां केवल और केवल, यहाँ हम मटेरियल कॉस्ट का जो चैप्टर नंबर 2 है इसमें हम केवल डायरेक्ट मटेरियल के बारे में पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट मटेरियल जो है ये हम ओवरहेड में पढ़ेंगे। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट। जब भी हम कॉस्टिंग की बात करते हैं तो हम कॉस्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। तो यहां इस चैप्टर में हम बेसिकली मटेरियल कॉस्ट में क्या करेंगे कि मटेरियल कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करें। तो मटेरियल कॉस्ट को 3 तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी प्रोडक्ट आप बनाते हैं तो उसमें मेजर कॉस्ट, जनरली मेजर कॉस्ट जो होता है, मेजर जो पोर्शन होता है उस प्रोडक्ट का, वो मटेरियल कॉस्ट ही हमारा होता है। तो मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए 3 उपाय हैं हमारे। क्या क्या? तीन तरह से हम मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा मटेरियल प्रोक्यूरमेंट कंट्रोल, दूसरा हो जाएगा स्टोरेज कंट्रोल, मटेरियल स्टोरेज कंट्रोल, और एक हो जाएगा मटेरियल यूजेज कंट्रोल। ये 3 तरह से हम मटेरियल कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। जिसमें क्या? मटेरियल प्रोक्यूरमेंट, जब मटेरियल को परचेज करें तो उस समय हम कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मटेरियल को जब स्टोर करें तो स्टोरेज का जो कॉस्ट है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। मटेरियल को किस तरह से यूज करें तो यहां हम मटेरियल यूजेज कंट्रोल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये 3 तरह से हम मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। मटेरियल का प्रोक्यूरमेंट है, उसके प्रोसीजर को जानेंगे कि जब भी हम मटेरियल प्रोक्यूर करते हैं, परचेज करते हैं, तो उसका प्रोसीजर क्या है, किस प्रोसीजर को फॉलो किया जाता है, इसको हम लोग जानेंगे। तो हम लोग बोलेंगे मटेरियल प्रोक्यूरमेंट
प्रोसीजर। जिसे हमने अभी बात किया कि मटेरियल कॉस्ट को किन तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, मटेरियल प्रोक्योरमेंट कंट्रोल बोले तो वो हो गया, किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हम जानेंगे मटेरियल प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर क्या होता है। चलिए इसको देखते हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप। बिल ऑफ मटेरियल इशू करेगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, मटेरियल रिक्विजिशन, मटेरियल रिक्विजिशन करेगा स्टोर को। स्टोर क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, परचेज डिपार्टमेंट सॉरी परचेज डिपार्टमेंट को। अब परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, सप्लायर, इनवाइट कोटेशन RFP, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल। सप्लायर्स क्या करेंगे, सप्लायर्स लिखेंगे, सप्लायर्स क्या करेंगे, कोटेशन लेंगे। उसके बाद क्या होगा, परचेज ऑर्डर प्लेस होगा, परचेज ऑर्डर प्लेस होगा। सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर पुट फॉर्मा इनवॉइस, पुट फॉर्मा इनवॉइस तो करेगा किसको, कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, अकाउंट डिपार्टमेंट को। फिर ये पेमेंट करेंगे, तो फिर सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर इनको इनवॉइस इशू कर देगा, नंबरिंग दे दें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 9 इनवॉइस इशू करेगा इनको। और स्टोर को नहीं हो गया, स्टोर को इशू कर देगा डिलीवर गुड्स विद डिलीवरी चालान, डिलीवरी चालान। ठीक है, अब जो ये स्टोर है ये हो गया हमारा 10। ये स्टोर है,
स्टोर ये इशू करेगा यहाँ, ये 10 नंबर हो गया। डिलीवर विथ डिलीवरी चलान, अभी जो स्टोर है वो क्या करेगा, वो मटेरियल एक्सेप्ट करता है तो गुड्स रिसीव नोट इशू करेगा, नोट इशू करेगा। अगर एक्सेप्ट नहीं करता, कुछ रिटर्न करना हो उसके हिसाब से इंस्पेक्शन करेगा। यहाँ इंस्पेक्शन करने के बाद अगर सही लगा तब एक्सेप्ट करेगा गुड्स को और गुड्स रिसीव नोट इशू कर देगा। अगर मटेरियल जो ऑर्डर प्लेस किया था उसके अकॉर्डिंग नहीं है तो मटेरियल रिटर्न नोट इशू करेगा। रिटर्न नोट इशू करेगा और मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट बनाएगा। लास्ट काम इसका है मटेरियल ऑब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। 10, 11, 12, 13। चलिए मटेरियल का जो प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है उसको हम लोग पूरा समझते हैं डिटेल में, एक एक पॉइंट को समझेंगे। सबसे पहला उसमें काम आता है इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट का। जब कोई भी गुड्स हमको प्रोड्यूस करना होता है तो सबसे पहले इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिटरमाइन करता है कि इस प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, कितने कितने क्वांटिटी में लगेगा। तो इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो डिटरमाइन कर लेता है कि ये प्रोडक्ट बनाने में हमको ये मटेरियल लगेगा, ये लगेगा मटेरियल, इतने इतने क्वांटिटी में लगेगा। तो वो बिल ऑफ मटेरियल इशू करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो ये जो बिल ऑफ मटेरियल है ये कौन इशू कर रहा है, इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट। क्यों, इंजीनियरिंग और प्लानिंग डिपार्टमेंट जब कोई भी प्रोडक्ट हमको प्रोड्यूस करना होता है तो वो डिटरमाइन करते हैं कि हाँ कि कितना क्वांटिटी लगेगा, इस प्रोडक्ट को बनाने में कौन कौन सा मटेरियल का कितना क्वांटिटी लगेगा, ठीक है। तो ये उसके लिए इशू करते हैं बिल ऑफ मटेरियल। इस बिल ऑफ मटेरियल में होता है कि कौन कौन सा उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए क्या क्या मटेरियल लगेगा, किस किस क्वांटिटी में लगेगा। तो इंजीनियरिंग प्लानिंग डिपार्टमेंट जब कोई भी गुड्स प्रोड्यूस करना होता है तो सबसे पहले इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट जो होता है वो डिटरमाइन करता है कि किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना कितना मटेरियल लगेगा, ठीक है, क्या क्वांटिटी होगा उसका। तो ये सारे डिटेल्स वो बिल ऑफ मटेरियल में पुट करते हैं और बिल ऑफ मटेरियल वो इशू कर देते हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इशू कर देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जो है देखता है कि बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या मटेरियल चाहिए, किस किस क्वांटिटी में चाहिए, और उस हिसाब से एक मटेरियल रिक्विजिशन इशू करता है स्टोर डिपार्टमेंट को। मटेरियल रिक्विजिशन का मतलब क्या है, मान के चलिए कि वो मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट करेगा स्टोर से। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब भी किसी भी चीज का जरूरत होता है तो स्टोर से मांगता है, तो उसको मटेरियल रिक्वेजिशन का मतलब है सिंपल समझिए मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ उस रिक्वेस्ट को रिक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या आ गया, सबसे पहले इंजीनियरिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट जो है वो बिल ऑफ मटेरियल इशू, उसने डिटरमाइन किया कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए ये चाहिए, इस क्वांटिटी में चाहिए, और वो सब चीज है वो बिल ऑफ मटेरियल में बता दिया, और बिल ऑफ मटेरियल जो है वो इशू कर दिया प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ठीक है। अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट क्या करता है, देखता है कि बिल ऑफ मटेरियल में क्या क्या आइटम है, उसके हिसाब से उसको क्या चाहिए, कौन कौन से मटेरियल चाहिए, तो वो मटेरियल मंगाता है स्टोर से कि हमें ये मटेरियल चाहिए। उसके लिए वो मटेरियल के लिए रिक्वेस्ट करता है, मतलब मटेरियल रिक्वेजिशन इशू करता है स्टोर को। जब स्टोर के पास मटेरियल रिक्वेजिशन आता है तब वो चेक करता है कि मटेरियल रिक्वेजिशन में क्या क्या मटेरियल मांगा गया है, किस किस क्वांटिटी में मांगा गया है। उसके हिसाब से वो अपने स्टोर में चेक करता है कि क्या क्या अवेलेबिलिटी हमारे पास है। जो मटेरियल रिक्वेजिशन में जो लिस्ट बना, मतलब जो मटेरियल मांगा गया है, जिस क्वांटिटी में मांगा गया है, अगर स्टोर के पास है तो दे देगा।
अगर उसको कुछ कमी लगेगा तो क्या करेगा, अगर उसको कुछ कमी लगेगा तो एक परचेज रिक्वेस्ट में ऐड करेगा, खरीदना होगा उसको तो परचेज वो नहीं खरीदेगा, वो बस एक परचेज रिक्वेस्ट में ऐड करेगा, जिसको यहाँ हम बोलेंगे परचेज रिक्वेशन। इस परचेज रिक्वेशन में होगा कि ये मटेरियल चाहिए स्टोर को, ये क्वांटिटी के साथ चाहिए, ठीक है। तो ये स्टोर जो है वो देख लेगा कि हमारे पास क्या क्या है या क्या क्या नहीं है तो ठीक है, नहीं है कुछ मटेरियल उसको कमी लगता है तो एक परचेज रिक्वेस्ट, परचेज के लिए रिक्वेस्ट करता है, मतलब परचेज रिक्वेजिशन इशू करता है परचेज डिपार्टमेंट को। इस परचेज रिक्वेशन में डिटेल होगा कि उसको क्या क्या मटेरियल चाहिए, ठीक है। जब परचेज डिपार्टमेंट को परचेज रिक्वेशन मिलता है तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, परचेज डिपार्टमेंट को देखिए, जब परचेज डिपार्टमेंट के पास आ जाएगा कि हाँ परचेज रिक्वेशन जब स्टोर इशू कर देगा तो परचेज डिपार्टमेंट सबसे पहले स्टेप नंबर 4 में वो कोटेशन इनवाइट करेगा वेरियस सप्लायर से, जिसको कोटेशन इनवाइट करेगा या प्रपोजल इनवाइट करेगा, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यहाँ बोल सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या कोटेशन इनवाइट करेगा, ठीक है। फोर्थ स्टेप हमारा हो गया कि वो इनवाइट करेगा रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल या कोटेशन। जब वो इनवाइट करेगा कोटेशन तो सप्लायर्स जो है, जो वेरियस सप्लायर्स हैं वो बहुत सारे सप्लायर्स जो है कोटेशन देंगे, ठीक है। तो स्टेप नंबर 5 में अब क्या हो गया, परचेज डिपार्टमेंट के पास कोटेशन आ गया तो बहुत सारे सप्लायर्स का कोटेशन आया रहेगा यहाँ हमको परचेज डिपार्टमेंट को। तो परचेज डिपार्टमेंट क्या करता है, एनालिसिस करता है, कंपैरेटिव एनालिसिस करता है। कंपैरेटिव एनालिसिस क्या मतलब कि जितने सप्लायर्स उसके पास भेजे हैं वो देखता है कि क्या क्या प्राइस चार्ज किए हैं, क्या मतलब मटेरियल के लिए क्या क्या प्राइस चार्ज कर रहे हैं, सप्लायर्स कैसा है, जो डिलीवरी है डिलीवरी का मोड क्या है, कितने समय में डिलीवरी देंगे, क्वालिटी इसका कैसा है, पहले कभी सप्लायर्स मटेरियल इश्यू करते हैं तो इसका मार्केट में मतलब क्या बोलते हैं ना कि मार्केट में इसका कैसा इसका ये है। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसीडर करके वो एक कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे सारे सप्लायर्स के कोटेशन को, और जो उसको बेस्ट लगेगा, जो कोटेशन उसको बेस्ट लगेगा वो यहाँ वो सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। स्टेप नंबर 5 में तो वो सिलेक्ट कर लेगा और जिस सप्लायर्स को सिलेक्ट किया, कोटेशन को सिलेक्ट किया, उसको वो परचेज ऑर्डर प्लेस कर देंगे, ठीक है। अब क्या होगा, सप्लायर के पास आया परचेज ऑर्डर तो क्या करेगा, 6 नंबर में स्टेप नंबर 6 परचेज ऑर्डर परचेज डिपार्टमेंट प्लेस करके सप्लायर्स को सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो अब सप्लायर क्या करेगा, सप्लायर पहले इनवॉइस इशू नहीं करेगा, प्रोफॉर्मा इनवॉइस इशू करेगा अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, ठीक है। तो प्रोफॉर्मा इनवॉइस में क्या होता है कि डिटेल्स होता है, ये मटेरियल है तो ये क्वांटिटी रहेगा, इतना रेट रहेगा, इतना होता है, इसमें ये टैक्सेस रहेंगे वगैरह वगैरह, ऐसे सारे डिटेल्स रहेंगे। तो जब कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट के पास प्रोफॉर्मा इनवॉइस भेजेगा तो कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट क्या होगा, उसको चेक कर लेगा और उसके बाद से पेमेंट मेड करेगा, ठीक है। जब वो पेमेंट मेड कर देगा तो ये हो गया स्टेप नंबर 1। तो पेमेंट जब आ गया सप्लायर के पास तो उसके बाद से वो 2 काम करेगा। पहला, इनवॉइस इशू करेगा कॉस्ट अकाउंटिंग डिपार्टमेंट को, मतलब अकाउंट डिपार्टमेंट को इनवॉइस इशू करेगा, और साथ ही साथ सप्लायर क्या करेगा, गुड्स का डिलीवरी दे देगा स्टोर पे, ठीक है। अब क्या है, स्टोर पे जब गुड्स का डिलीवरी आ गया तो जो स्टोर कीपर होगा उसका ये जिम्मेदारी बनता है कि जो हमारे पास, जो स्टोर के पास आया है, जो मटेरियल आया है उसको वो इंस्पेक्शन करेगा। क्या इंस्पेक्शन करेगा, जो भी परचेज ऑर्डर प्लेस किया गया था वो देखेगा कि उसके अकॉर्डेंस मटेरियल है कि नहीं, जो इनवॉइस है उसके अकॉर्डेंस है कि नहीं, जो क्वांटिटी उसने प्लेस किया उससे ज्यादा तो नहीं है या उससे कम तो नहीं है, कोई डिफेक्टिव तो नहीं है, ये सारे चीज को वो इंस्पेक्ट कर लेगा। और अगर ओके लगा तो वो क्या करेगा, गुड्स रिसीव्ड नोट्स इशू कर देगा सप्लायर को। अगर ओके नहीं लगा, मतलब उसको इंस्पेक्शन में कमी लगा तो वो मटेरियल रिटर्न नोट इशू करेगा, ठीक है। और मटेरियल रिटर्न नोट इशू करेगा तब वो, ठीक है। और सबसे लास्ट का स्टेप हमारा क्या रहा, मटेरियल का एब्स्ट्रैक्ट बनाना, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है मटेरियल को परचेज करने का। मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर मतलब मटेरियल को परचेज करने का एक प्रोसीजर है, इसको फॉलो किया जाता है किसी बड़े जो कंपनीज हैं उनमें, ठीक है। तो हमने अभी जो मटेरियल का प्रोक्योरमेंट का प्रोसीजर है वो हमने जान लिया। अब इसके बाद हमारा क्या टॉपिक रहेगा, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले ले आराम से।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए, अब हम मटेरियल प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, मटेरियल को परचेज करने का प्रोसीजर समझ लिए, उसके हिसाब से हमने मटेरियल मंगा लिया। मटेरियल मंगा लिया तो अब वैल्यूएशन जानेंगे, मटेरियल का वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल्स। वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल, देखिए इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने मटेरियल को प्रोक्योरमेंट कर लिया, ठीक है, हमारे पास इनवॉइस आ गया, लेकिन क्या जो कॉस्ट लगा है, जो इनवॉइस में कॉस्ट है, केवल वही हमारा कॉस्ट है? क्या वही हमारा एक्चुअल कॉस्ट बनेगा? तो ये बहुत सारे बातों पर निर्भर करता है, बहुत सारे फैक्ट्स पर निर्भर करता है। हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे खर्चे हैं जो इनवॉइस में नहीं, क्योंकि इनवॉइस में वही खर्चे आएंगे जो सप्लायर ने इनकर्ड किया है, चाहे मटेरियल का है या कोई दूसरा खर्चा भी है, अगर एग्रीमेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन कुछ खर्च ऐसे तो हो सकता है, जैसे मान लीजिए गाड़ी का भाड़ा, इंश्योरेंस कराया सप्लायर ने नहीं, बायर ने। ऐसा एग्रीमेंट है कि जो टोल का भाड़ा वगैरह है, टोल का जो टैक्स वगैरह देना है वो इनको देना है। कोई ट्रेड डिस्काउंट है, कोई कैश डिस्काउंट है, कोई क्वांटिटी डिस्काउंट है, टैक्सेस है। तो ये सारे फैक्ट्स को हम लोग यहां कंसीडर करेंगे, तब जाके हमारा जो मटेरियल का वैल्यूएशन होगा। एक्चुअल पर यूनिट मटेरियल कॉस्ट क्या आएगा, टोटल कॉस्ट क्या आएगा, वो हम इन सारे फैक्ट्स को कंसीडर करने के बाद ही बोलेंगे कि हमारा ये कॉस्ट है, एक्चुअल कॉस्ट हमारा ये है। तो इसको हम लोग देखते हैं, चलिए समझते हैं, एक एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर करेंगे। पहले हम पॉइंट को एथिकल कंप्लीट करते हैं। परचेज प्राइस या इनवॉइस वैल्यू, इसको बेस प्राइस बोल सकते हैं, बेस प्राइस। ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट। चलते हैं सब्सिडीज और ग्रांट, सब्सिडी और ग्रांट्स, CGST, SGST, CGST, MTGST, IGST, कस्टम ड्यूटी, demurrage charges, detention charges, penalty और फाइन। फाइन, ठीक है। और क्या हो सकता है? टोल टैक्स, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज कमीशन, कंटेनर, कंटेनर कॉस्ट,
इनवर्ड फ्रेट। चलिए अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करते हैं। हमको मोटा मोटी इन सारे फैक्ट्स को कंसिडर करना होगा, उसके बाद से ही हमारा एक्चुअल कॉस्ट पता चलेगा मटेरियल का वैल्यूएशन करने के लिए। सबसे पहले हम परचेज प्राइस, ये परचेज प्राइस है, मान के चलिए ये इनवॉइस वैल्यू है हमारा, ठीक है, बेस प्राइस बोल लीजिए, परचेज प्राइस बोल लीजिए, इनवॉइस वैल्यू बोल लीजिए। अब हम ये जितने भी पॉइंट्स लिख रहे हैं आपको, ट्रेड डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, सब्सिडी, ग्रांट्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, डिमरेज चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, पेनल्टी, फाइन, टोल टैक्स, इंश्योरेंस, ब्रोकरेज कमीशन, कंटेनर कॉस्ट, शॉर्टेज, इनवर्ड फ्रेट्स, ये सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर करेंगे, बारी बारी से सारे सबके विषय में जानेंगे। ये सारे पॉइंट्स को जब हम कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद हमारा मटेरियल का जो एक्चुअल वैल्यूएशन है वो हमको पता चलेगा। चलिए ट्रेड डिस्काउंट के बारे में बात करते हैं, इसको क्या कंसीडर करेंगे। देखिए ट्रेड डिस्काउंट में क्या है कि अगर इनवॉइस में इसको डिस्काउंट शो नहीं किया गया है, मतलब जो इनवॉइस इशू किया गया है उसमें अगर डिस्काउंट इसको शो नहीं किया गया है और ट्रेड डिस्काउंट हमको मिला है, तो हमें उसको लेस करना होगा ट्रेड डिस्काउंट को, ठीक है। क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट में क्या है, सेम इसमें भी अगर जो इनवॉइस इशू किया गया है उस इनवॉइस में अगर क्वांटिटी डिस्काउंट हमको मिला है और उसको इनवॉइस में शो नहीं किया गया है डिडक्शन, मतलब जो इसे मान लीजिए ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट दिया है सप्लायर ने, लेकिन इनवॉइस में डिस्काउंट शो नहीं किया है, लेकिन इनवॉइस में क्या किया है, वो ट्रेड डिस्काउंट शो नहीं किया है, तो उस केस में उसको हमें लेस करना होगा। अगर जो इनवॉइस दिया इशू किया गया है उसमें ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्शन शो कर दिया गया है, पहले से ही डिडक्शन शो कर दिया गया है ट्रेड डिस्काउंट को इनवॉइस में, तब हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जो इनवॉइस इशू किया गया है सप्लायर के द्वारा उसमें ट्रेड डिस्काउंट को डिडक्ट नहीं किया गया है, मतलब उसको डिडक्शन उसमें शो नहीं किया गया है, तो उस केस में हम इसको लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को। ठीक उसी प्रकार की क्वांटिटी डिस्काउंट को भी अगर इनवॉइस में डिडक्शन शो किया गया है तब हम कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनवॉइस में इनवॉइस जो वैल्यू इशू किया गया है, इनवॉइस जो इशू किया गया है उसमें ये क्वांटिटी डिडक्शन को जो मिला है हमको उसमें डिडक्शन शो नहीं किया गया है, तो उस केस में हम फिर जो डिडक्शन क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है उसको लेस करेंगे, इनवॉइस वैल्यू को उतना से लेस करेंगे। अगर इनवॉइस वैल्यू में उतना लेस कर लिया गया है, मतलब डिडक्शन शो कर दिया गया तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनवॉइस में जो डिस्काउंट हमको मिला है क्वांटिटी डिस्काउंट या ट्रेड डिस्काउंट उसको उसमें डिडक्ट नहीं किया गया है, उतने से लेस नहीं किया गया है, तब हम लेस करेंगे। कैश डिस्काउंट का बात करते हैं। देखिए कैश डिस्काउंट में क्या होता है कि जब भी कोई सामान खरीदते हैं सप्लायर से जनरली, तो हमको कुछ टाइम पीरियड मिलता है पेमेंट करने के लिए, से 2 मंथ, और उसमें जनरली ऑफर होता है कि आप अगर 30 दिन, 20 दिन या 50 दिन जो भी टर्म हो उसके अंदर आप अगर हमें पेमेंट कर देते हैं तो हम आपको इतना % कैश डिस्काउंट देंगे। तो जो ये कैश डिस्काउंट हमको मिलेगा, मतलब जो ये कैश डिस्काउंट मिलेगा, ये कैश डिस्काउंट को हम लेस नहीं करेंगे। क्यों लेस नहीं करेंगे? इसको कुछ भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि जो ये कैश डिस्काउंट मिल रहा है वो एक प्रकार से हमको इंटरेस्ट के फॉर्म में मिल रहा है, क्योंकि हम मान के चलिए अगर हमको 60 दिन का क्रेडिट पीरियड मिला है, हम क्यों पहले पेमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, 60 दिन पे करेंगे। तो जो कैश डिस्काउंट मिला है उसको हम मान लेंगे ये फाइनेंस चार्ज है, हम पहले पे कर रहे हैं इसके लिए हमारे लिए फाइनेंस चार्ज है, या फिर ये हम पहले पेमेंट कर रहे हैं इसलिए मेरे लिए ये इंटरेस्ट चार्ज है, इसलिए इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, नो ट्रीटमेंट। कैश डिस्काउंट का कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। ठीक है, सब्सिडी या ग्रांट्स के विषय में बात करते हैं। सब्सिडी या ग्रांट्स, अगर कोई भी प्रोजेक्ट के लिए या कोई भी प्रोडक्ट के लिए अगर हम कुछ भी खरीदते हैं, मान के चलिए अगर हम गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी पॉलिसी है कि आप ये सामान परचेज करो तो हम आपको इतना ग्रांट्स देंगे या इतना सब्सिडी देंगे,
तो जितने से हमको ग्रांट या सब्सिडी मिलेगा उतने से हम उस कॉस्ट को लेस कर लेंगे, चाहे वो ग्रांट या सब्सिडी गवर्नमेंट से मिले या नॉन गवर्नमेंट से मिले। किसी से भी मिलता है ग्रांट या सब्सिडी तो उतना हम लेस कर लेंगे, इसको कॉस्ट को उतना से हम लेस कर लेंगे। जमीन है, अगर मान के चलिए हम 10 लाख का कोई मटेरियल खरीदते हैं और गवर्नमेंट का कोई पॉलिसी है या गवर्नमेंट की जगह कोई दूसरा है उसका ये पॉलिसी है, मतलब कोई भी मान लीजिए गवर्नमेंट का पॉलिसी है कि आप 10 लाख का ये मटेरियल खरीदो, हम आपको उसमें 2 लाख रुपए का सब्सिडी देंगे, मतलब उतना पैसा दे देंगे। तो उस केस में क्या होगा कि हमने 10 लाख खरीदा जरूर लेकिन 2 लाख हमको मिल गए, तो एक्चुअल कॉस्ट हमारा 8 लाख रुपया हुआ। इसलिए ग्रांट या सब्सिडी अगर हमको मिलता है गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट से तो हम उस जितना से ग्रांट या सब्सिडी मिलेगा उसको हम लेस कर लेंगे उतना। अब हम आते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के बारे में, जीएसटी जो आप लोग अभी पढ़ ही रहे होंगे। जीएसटी के केस में क्या करेंगे? जीएसटी देखिए इसमें थोड़ा सा इसको ये कर देते हैं ताकि अगर किसी ने अभी पढ़ना शुरू नहीं किया वो जीएसटी तो उनको ध्यान है। 3 चीज होता है इसमें, देखिए 2 चीज पहले बांटते हैं इसको। अगर इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट, इंट्रा स्टेट का मतलब होता है विद इन स्टेट, स्टेट के अंदर ही ट्रांजेक्शन हुआ। इंटर स्टेट का मतलब होता है आउटसाइड स्टेट, या इसको बोलिए यूं समझने के लिए बिटवीन 2 स्टेट्स। ठीक है, तो अगर इंट्रा स्टेट ट्रांजेक्शन होता है तो यहां सीजीएसटी और एसजीएसटी लगते हैं, या अगर स्टेट यूनियन टेरिटोरी है तो उस केस में सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है, और अगर इंटर स्टेट ट्रांजेक्शन हुआ है तो उसमें आईजीएसटी लगता है। ठीक है, सीजीएसटी का मतलब है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जीएसटी का मतलब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, एस मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, आईजीएसटी मतलब इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटीजीएसटी मतलब यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी का क्या है? जीएसटी के कंसेप्ट में क्या है कि अगर आपको क्रेडिट मिला है, जनरली क्या होता है, देखिए यहां एक एग्जांपल समझते हैं। 2 चीज मान के चलिए, जो ये परचेजर है, ये ए है, ये बी है, ये फैक्ट्री ए है, मान लीजिए कोई भी है, मान लीजिए ए है और ये बी है, दोनों ही प्रोडक्ट बनाते हैं। ये क्या है कि रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड है जीएसटी में, और ये बी क्या है, नॉट रजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी में। ठीक है, तो ये जीएसटी में क्या है इनडायरेक्ट टैक्सेस में कि अगर क्या करते हैं कि मान लीजिए हमने 100 रुपए का कोई मटेरियल खरीदा, तो हर मटेरियल पे अलग अलग रेट होता है जीएसटी का। ठीक है, तो जिससे हम खरीदेंगे उसको हमको जीएसटी पे करना पड़ेगा। मान लीजिए उसमें 5% का जीएसटी है तो 100 रुपये सामान का और 5 रुपये जीएसटी का देंगे। वो बंदा क्या करेगा कि मान के चलिए, देखिए यहां समझने के लिए क्या है कि मान के चलिए होलसेलर से हम खरीद रहे हैं और ये लोग रिटेलर हैं या फैक्ट्री लगा रहे हैं सामान खरीदने के लिए। ठीक है, तो मतलब B2B ट्रांजेक्शन है, दोनों ही ये B2B ट्रांजेक्शन है। देखिए जीएसटी में B2B और B2C होता है। B2B मतलब हमने किसी से खरीदा, हम फाइनल कंज्यूमर नहीं है, और हम इसको फिर एज इट इज या उससे कुछ बना के फिर कुछ बेचेंगे। दूसरा क्या हुआ? दूसरा हुआ हमने खरीदा और उसको कंज्यूम कर लिया, हम उसको मतलब आगे नहीं ले जाने वाले हैं, डायरेक्ट मतलब उसको फिर बेचने वाले नहीं है, वो एज इट इज या कुछ बना के। तो ये हो गया B2C, पहले वाला जो हुआ B2B हुआ। तो यहां जो हम बात कर रहे हैं B2B, क्योंकि हम कुछ बनाएंगे, हम सामान खरीदेंगे, फिर सामान को यूज करके, उस मटेरियल को यूज करके कुछ प्रोडक्ट बनाएंगे और प्रोडक्ट को फिर हम सेल करेंगे। तो यहाँ B2B का कंसेप्ट है। चलिए, तो इसमें क्या है अब इससे समझते हैं। तो अगर हम जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो हमने 100 रुपए का सामान खरीदा
₹5 जीएसटी पे किया, तो मेरा टोटल अमाउंट कितना लगा 105। लेकिन जो ₹5 है जिसको हम पेमेंट करेंगे वो हमको ₹5 क्रेडिट देगा, मतलब वो गवर्नमेंट को जमा करेगा वो ₹5 और हमारे आईडी पे हमको उससे आईटीसी मिल जाएगा। तो यही बोलता है जीएसटी कि अगर आपको क्रेडिट मिल रहा है मतलब आईटीसी मिल रहा है यहां, तो उस केस में इसका कोई मतलब ये कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा फिर। और अगर आपको आईटीसी नहीं मिल रहा है किसी भी कारण से, तो इसको हम ऐड कर देंगे। ठीक है, तो इससे समझते हैं ये ए है और ये बी है। ए जीएसटी में रजिस्टर्ड है, बी जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है। इसने ₹100 का सामान खरीदा, उस पर ₹5 जीएसटी पे किया। ठीक है, अब इसका कॉस्ट क्या होगा? अच्छा, ये बी रजिस्टर्ड नहीं है, इसने भी ₹100 का सामान खरीदा, ₹5 जीएसटी पे किया, तो इसका कॉस्ट क्या होगा? हमने यही तो पढ़ रहे हैं। तो जो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है, ये हो गया जीएसटी, ये हो गया कॉस्ट। ठीक है, तो दोनों ₹105 पे किए हैं, लेकिन दोनों का कॉस्ट अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि जो ये जीएसटी में रजिस्टर्ड है ए, उसको ये ₹5 आईटीसी मिल जाएगा, मतलब क्रेडिट मिल जाएगा, तो इसके लिए कॉस्ट होगा ₹100। तो ये जब मटेरियल का कॉस्ट उसके लिए होगा ₹100। मतलब अगर आप जीएसटी में रजिस्टर्ड है, मतलब आप अगर आपको आईटीसी मिल रहा है, मतलब उसका क्रेडिट मिल रहा है, तो जो जीएसटी आप पे कर रहे हैं उसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा, मतलब वो कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन ये बी है, अगर किसी भी कारण से जो हमको क्रेडिट नहीं मिल रहा है इनडायरेक्ट टैक्सेस का, तो वो कॉस्ट का पार्ट बन जाता है। तो यहां बी रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो जब खरीदेगा तो ₹105 पे तो करेगा, लेकिन ₹5 का उसको आईटीसी तो मिलेगा नहीं, क्योंकि जीएसटी में रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आईटीसी कैसे मिलेगा? तो इसको क्रेडिट मिला ही नहीं, तो इसके लिए कॉस्ट कितना हो जाएगा? इसके लिए हो जाएगा ₹105। तो पहले वाले केस में जब ए रजिस्टर्ड है, उसको आईटीसी मिल जा रहा है, क्रेडिट मिल जा रहा है, तो उसके लिए जीएसटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना। अगर वही किसी भी कारण से, जैसे बी के केस में आईटीसी अगर नहीं मिल रहा है, मतलब क्रेडिट नहीं मिल रहा है, तो उस केस में जीएसटी जो है वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? तो जीएसटी में क्या होगा? जीएसटी में अगर क्रेडिट मिल गया, अब बस इतना ही याद रखना है, क्रेडिट मिल गया मतलब आईटीसी मिल गया, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, वो जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। लेकिन अगर किसी भी कारण से अगर जीएसटी का क्रेडिट नहीं मिला, आईटीसी नहीं मिला, तो उस केस में वो जो जीएसटी पे किए हैं वो कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा। उस केस में हम ऐड कर देंगे। मतलब अगर क्रेडिट मिला तो जीएसटी का कुछ नहीं करना, जीएसटी कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगा। अगर आईटीसी नहीं मिला, मतलब क्रेडिट नहीं मिला, तो जीएसटी को हम ऐड कर देंगे कॉस्ट में। ठीक है, और एग्जाम में एक बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम में कुछ नहीं बोला है, ये नहीं बोला है कि उसको क्रेडिट मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, तो हम मान के चलना है कि क्रेडिट मिला है। अगर जब स्पेशली लिख है कि उसको आईटीसी नहीं मिला है, क्रेडिट नहीं मिला है, तभी आप ट्रीटमेंट वहां करिएगा कि इसको नहीं मिला है और वो जीएसटी को ऐड कर रहे हैं। अगर वो साइलेंट है तो मान के चलिए क्रेडिट मिला है। ठीक है, जीएसटी हो गया। कस्टम ड्यूटी का क्या है? कस्टम ड्यूटी जब हम इंपोर्ट करते हैं तो उस पर लगता है सेम ट्रीटमेंट। डीमरेज चार्जेस, डीमरेज चार्जेस क्या है? डीमरेज चार्जेस क्या है कि अगर ट्रांसपोर्टर जो है उसको हम डिले करते हैं गुड्स के लोडिंग या अनलोडिंग में, तो उस केस में उसका हर्ट ज्यादा होता है, तो उस केस में वो एक पेनाल्टी के फॉर्म में, मतलब ये फिर वो ज्यादा अमाउंट चार्ज करता है, एक पेनाल्टी चार्ज करता है, सर्टेन अमाउंट चार्ज करता है पेनाल्टी के फॉर्म में। तो जो ये ड्यूरेज चार्ज है, ये चूंकि पेनाल्टी हो गया, पेनाल्टी हो गया, पेनाल्टी क्या है? अब नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट तो है नहीं, तो इसको हम कुछ नहीं करेंगे। ये इसको हम यहाँ जब मटेरियल का कॉस्ट निकालेंगे तो यहाँ डेमरेज चार्जेस को कंसीडर नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। इसको जो कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वहां हम डायरेक्टली चार्ज कर देंगे। ठीक है, डिटेंशन चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस भी पेनाल्टी है, ये भी यहाँ सेम अब नॉर्मल कॉस्ट है, जो इसको यहाँ कुछ नहीं करेंगे कॉस्टिंग में।
जब हम मटेरियल कॉस्ट निकाल रहे हैं तो यहाँ कुछ ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये अबनॉर्मल कॉस्ट है और अबनॉर्मल कॉस्ट जो भी होता है वो डायरेक्टली कॉस्टिंग के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। कोई भी दूसरा पेनाल्टी या फाइन हो तो ये भी अबनॉर्मल कॉस्ट हो गया, जो भी पेनाल्टी या फाइन के कॉस्ट में फॉर्म में हो अबनॉर्मल कॉस्ट हो गया। और अबनॉर्मल कॉस्ट को हम कॉस्टिंग जब एक्चुअल कॉस्ट निकाल रहे हो तो यहाँ हम कोई भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये कॉस्टिंग का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ठीक है, टोल टैक्स, चलिए यहां हम समझते हैं टोल टैक्स में क्या है। दो चीज मान लो, पहला एग्रीमेंट, तीन चीज समझते हैं, तीन तरह से, दूसरा और यहां तीसरा। पहला है, ध्यान यही रखना है टोल टैक्स में कि अगर बायर को अपनी तरफ से लगा तो उसको ऐड करना है, चाहे वो खुद बियर किया हो या रिवर्स किया हो तो ऐड होगा, नहीं तो नहीं ऐड होगा, नहीं तो कुछ नहीं करेंगे। चलिए पहला केस है, केस से समझते हैं कि सप्लायर के साथ ऐसा एग्रीमेंट है कि जितना भी ये टोल टैक्स वगैरह है सब उसी को बियर करना है, बायर अपने पास से नहीं देने वाला है। तो उस केस में सप्लायर बियर कर रहा है टोटल और उसके लिए बायर को कुछ देना नहीं है, तो उस केस में यहां कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है। दूसरा केस है कि एग्रीमेंट ऐसा है कि जो टोल टैक्स है वो बायर बियर करेगा। ठीक है, तो बायर अगर बियर करता है तो ये बायर का एक्चुअल कॉस्ट है, तो इसको हम ऐड कर देंगे उस केस में। ठीक है, तीसरा केस है सप्लायर इंक्योर तो कर रहा है लेकिन एग्रीमेंट ऐसा है कि वो बायर से रिम्बर्स कराएगा, रिम्बर्स कराएगा, तो एक्चुअली लास्ट में तो फिर तो बायर का ही खर्चा पड़ा, तो उस केस में हम ऐड कर देंगे। मतलब ध्यान क्या रखना है कि टोल टैक्स में कि अगर बायर का लगता है, मतलब जो इनवॉइस इशू किया है उसके अलावा अगर बायर का अपना खर्चा अलग से लगता है टोल टैक्स में, चाहे वो ऐसा हो सकता है कि जो भी टोल टैक्स है बायर को अपने से पे करना पड़ रहा है, तो ठीक है, तो ऐड करेंगे। दूसरा केस हुआ कि सप्लायर दे रहा है लेकिन वो बाद में ले लेगा इससे, जब टोल टैक्स लगा तो सप्लायर ने दे दिया लेकिन वो बायर से रिवर्स कर लेगा, तो उस केस में भी तो बायर को लग गया, तो ऐड करेंगे। लेकिन तीसरा केस हो सकता है कि बायर सब ऐसा एग्रीमेंट है कि सब सप्लायर को ही लगाना है, बायर देगा होगा नहीं उसके लिए, तो उस केस में उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। मतलब अगर टोल टैक्स में क्या है कि अगर अपना लगा बायर का एक्चुअली तब ऐड करने का, चाहे वो खुद से दे या रिवर्स करे, तो नहीं तो उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। इंश्योरेंस ऐड होगा, बायर बियर करता है, तो एक चीज ध्यान रखना हमेशा, जो बायर बियर करेंगे तभी ये सब कॉस्ट करेंगे, और इंश्योरेंस बायर ही कराता है और मटेरियल के सेफ्टी के लिए कराता है, एक्सीडेंट से बचाने के लिए या जो चीज हो। तो ये नॉर्मल कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है और ये ऐड हो जाएगा कॉस्ट में। ठीक है, ब्रोकरेज कमीशन होता है, जैसे मान लीजिए हम ए हैं, हमको कोई सामान बनाना है, हमको कोई मटेरियल प्रोक्योर करना है, हम सी से करना चाहते हैं लेकिन बी को कंसल्ट किए, वो ब्रोकर है, उससे बोले कि भाई मेरे लिए सामान खरीद दो, तो उसने बोला ठीक है इतना अमाउंट होता है, इसमें हम 0.1% कमीशन चार्ज करेंगे। ठीक है, तो जो वो बिल आया वो तो ठीक है लगा ही, और जो कॉस्ट लगे वो लगा ही, हम इसको जो ब्रोकरेज दे रहे हैं या कमीशन दे रहे हैं वो भी कॉस्ट है, उसको हम ऐड करेंगे, और ये नॉर्मल कॉस्ट है, ऐड करेंगे। कंटेनर का कॉस्ट, चलिए कंटेनर का कॉस्ट के बारे में देखते हैं क्या क्या केस हो सकता है। इसलिए इसको मिटा रहे हैं, इधर थोड़ा स्पेस बना रहे हैं। कंटेनर का कॉस्ट है, तो कंटेनर का कॉस्ट को हम बाइफरकेट करते हैं। कंटेनर कॉस्ट तीन केस हो सकता है इसका। एक तो है कि जो कंटेनर का कॉस्ट हमने लगाया, मान के चलिए 5,000 रुपया कंटेनर का कॉस्ट हमको देना पड़ा। सिचुएशन क्या हो सकता है कि रिटर्न किए तो हमको 5,000 मिल गया, पहला केस हो सकता है। दूसरा है नॉन रिटर्नेबल है, तीसरा है रिटर्न करते हैं तो हमको 3,000 रुपये मिले। पहला केस क्या हुआ
कि कंटेनर का जो भी कॉस्ट लगा, हमने पेमेंट किया, वो रिटर्न करने पे पूरा का पूरा मिल गया, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। जो हमारा कंटेनर का कॉस्ट लगा, हमने उसको कंटेनर वापस किए, सामान लाने के लिए जो कंटेनर का कॉस्ट हमको लगा, चार्ज किया सप्लाई, ठीक है, वो फिर हमने उसको कंटेनर वापस कर दिया, उसने जो पैसा कंटेनर का हमसे लिया था, कंटेनर का पैसा हमको दे दिया। तो इस केस में कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, नो ट्रीटमेंट, क्योंकि उससे कोई कॉस्ट बढ़ा ही नहीं, जो लगा वो मिल गया, नो ट्रीटमेंट। दूसरा केस है कि 5,000 हमने उसको दिए कंटेनर के लिए, लेकिन वो कंटेनर नॉन रिटर्नेबल है। तो नॉन रिटर्नेबल है तो इस केस में ऐड कर देंगे, तो मेरा एक्चुअल खर्चा हो गया और ये नॉर्मल कॉस्ट भी है, तो ऐड कर देंगे। तीसरा केस क्या हो सकता है कि कंटेनर जब हमने लिया तो उस समय हमने उसको पेमेंट किया और रिटर्न करने का पॉलिसी है, रिटर्न करेंगे, लेकिन जब रिटर्न करेंगे तो जितना हमने पेमेंट किया था उतना नहीं मिलेगा, कुछ कम मिलेगा। तो इस केस में क्या करेंगे, जो डिफरेंस है, जितना हमने दिया और वापस करने में जो हमको मिला उसको घटा लेंगे, जो डिफरेंस अमाउंट है वो हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट है, हम उसको ऐड करेंगे। सर मान लीजिए 5,000 दिए थे हमने पर कंटेनर और हम जब वापस किए तो 3,000 मिला, तो इस केस में क्या हो गया, 5,000 माइनस 3,000, ये 2,000 मेरा एक्चुअल कॉस्ट है और ये 2,000 हम ऐड कर देंगे मटेरियल कॉस्ट में, ठीक है। कंटेनर हो गया, कंटेनर में 3 चीज हो गया, पहला नॉन रिटर्नेबल है, बात ही खत्म, जो कॉस्ट हमने कंटेनर के लिए जो पेमेंट किया है वो हमारा एक्चुअल कॉस्ट है, नॉर्मल कॉस्ट है, हम उसको ऐड कर लेंगे मटेरियल कॉस्ट में। दूसरा हो गया कि रिटर्न कर देंगे, जितना हमने पेमेंट किया था कंटेनर के लिए उतना हमको वापस मिल जाएगा रिटर्न करने के बाद, तो कोई बात ही नहीं, जितना पेमेंट किए थे उतना हमको वापस मिल जाएगा रिटर्न करने के बाद, नो कॉस्ट, कोई ट्रीटमेंट नहीं। तीसरा हो सकता है कि हमने जो पेमेंट किया था कंटेनर का, जब हम वापस कर रहे हैं, वापस करने की पॉलिसी है, वापस कर रहे हैं तो उतना नहीं मिल रहा, हमको कम मिल रहा है, तो जो डिफरेंस है वो हमारे लिए एक्चुअल कॉस्ट हो गया, उसको हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे शॉर्टेज का। जो शॉर्टेज है, शॉर्टेज का ये दो प्रकार से हो सकता है, एक नॉर्मल लॉस हो सकता है, दूसरा अबनॉर्मल लॉस हो सकता है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक ही केस है, दो सिचुएशन समझते हैं। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस को समझते हैं। हमने 1 लाख रुपए लगाया और उससे हमने 1,000 यूनिट कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस का मतलब होता है, नॉर्मल लॉस वो लॉस है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, बियॉन्ड कंट्रोल है, अनअवॉइडेबल है, ये हो गया नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस क्या है, अब नॉर्मल लॉस वैसी लॉस है जिसको हम रोक सकते थे, कंट्रोलेबल था, हम उसको अवॉइड कर सकते थे, लेकिन हमारे मिस हैंडलिंग के चलते या किसी दूसरे रीजन के चलते वो इनकर्ड हो गया। तो नॉर्मल लॉस और अब नॉर्मल लॉस समझे। अब यहाँ एक एग्जांपल समझते हैं, 1 लाख रुपए लगा के हमने 1,000 यूनिट बनाया, नॉर्मल लॉस हो गया हमारे क्वांटिटी का 200 यूनिट, तो अब हमारे पास बचा 800 यूनिट। तो नॉर्मल लॉस के केस में क्या करते हैं, जो लॉस हो जाता है हमारा, कॉस्ट तो हमारा यहाँ टोटल का टोटल 1 लाख है, ठीक है, यूनिट 1,000 बनाए थे, लेकिन लॉस हो गया हमारा 200। अगर लॉस ना हुआ होता तो हमारा 100 रुपया पर यूनिट कॉस्ट आता, लेकिन यहाँ 200 यूनिट लॉस हो गया। तो वैसे केसेस में क्या करते हैं, नॉर्मल लॉस अगर हमारा हो जाता है तो जो लॉस हुए उसका जो कॉस्ट है, वो जो गुड यूनिट है वो ऑब्जर्व करते हैं। कैसे, देखिए यहाँ 1 लाख का खर्च किए थे, 1,000 यूनिट बनाए थे, अगर लॉस नहीं हुआ था तो 100 रुपया पर यूनिट हमारा कॉस्ट आता, लेकिन 200 यूनिट का लॉस हो गया और वो नॉर्मल लॉस है, तब उस केस में क्या हो जाएगा हमारा पर यूनिट कॉस्ट, 1 लाख डिवाइडेड बाई 800 यूनिट, तो कितना हो जाएगा 125 रुपया पर यूनिट। तो क्या हुआ, जो ये 200 यूनिट का 20,000 रुपया, 20,000 होता है ना, ये 200 यूनिट का 20,000 होता है ना, हमारा 100 रुपया पर यूनिट था, अगर लॉस नहीं हो रहा तो ये 20,000
और 800 यूनिट का भी मान के चलिए सबका 100 रुपया कॉस्ट आया था पहले, अगर लॉस नहीं होता तो ये 2 सेंट जो लॉस हुआ इसका 20,000 कॉस्ट है। तो ये 20,000 जो है वो क्या हुआ, 25 रुपया पर यूनिट के हिसाब से वो कॉस्ट ऑब्जर्व कर लिया अपना गुड यूनिट। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको ये नॉर्मल लॉस। अब नॉर्मल लॉस के केस में यही सिचुएशन मान लीजिए 1 लाख रुपया है लगा है 1000 यूनिट को बनाने में और 200 यूनिट का अब-नॉर्मल लॉस हो गया हमारा। तो उस केस में क्या होता है कि जो अब-नॉर्मल लॉस होता है तो अब-नॉर्मल लॉस में को जो है गुड्स यूनिट ऑब्जर्व नहीं करते, गुड यूनिट ऑब्जर्व नहीं करते, उसको हम कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डायरेक्टली चार्ज करते हैं। तो यहां हमारा कॉस्ट क्या आएगा, यहां जो चूंकि हमारे पास है 800 यूनिट, क्योंकि 200 जो है अब-नॉर्मल लॉस हुआ है, तो यहां हम अब-नॉर्मल लॉस का जो कॉस्ट है, यानी कि 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस का कॉस्ट है यहाँ 20,000, अगर सबका 1000 से यूनिट को भाग दे तो ये 20,000 नॉर्मल लॉस के केस में क्या होगा कि गुड यूनिट ऑब्जर्व कर लिया, ये 20,000 उन्हीं 800 यूनिट पे फिर हमने चार्ज कर दिया, तो वो उसका कॉस्ट 100 के बजाय 125 पर यूनिट आ गया। लेकिन अब नॉर्मल लॉस के केस में हम ऐसा नहीं करते। अब नॉर्मल लॉस के केस में ये जो 20,000 रुपये है 100 रुपये पर यूनिट, ये 20,000 डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, कॉस्टिंग P&L में चार्ज करेंगे। और यहाँ कॉस्ट जो आएगा वो 1 लाख डिवाइडेड बाई 1000 रुपया 100 पर यूनिट ही आएगा। तो यहाँ हमारे पास 800 यूनिट बचेंगे, तो 800 यूनिट के मतलब टोटल ही से भाग देंगे तो 100 रुपया पर यूनिट आएगा। और जो लॉस हो गया हमारे 200 यूनिट यहाँ, तो उसका जो 20,000 होगा वो कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देंगे। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है इनवर्ट फ्रेट। तो जो इनवर्ट फ्रेट है वो बायर बियर कर रहा है, तो उसको हम ऐड करेंगे उस कॉस्ट को। ठीक, तो हमने यहाँ समझा, क्या समझा, परचेज प्राइस लिए, परचेज प्राइस मतलब बेस प्राइस, मतलब यहाँ इनवॉइस वैल्यू को लेके चल रहा है। ट्रेड डिस्काउंट को क्या किए, अगर इनवॉइस में डिस्काउंट शो कर दिया है तो कुछ नहीं करेंगे, नहीं शो किया है तो डिडक्ट करेंगे, लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट को कॉस्ट से। क्वांटिटी डिस्काउंट, इसमें भी क्या करेंगे, अगर इनवॉइस में डिस्काउंट शो किया गया है क्वांटिटी डिस्काउंट का तो कुछ नहीं करेंगे, अगर इनवॉइस में डिस्काउंट शो नहीं किया गया है तो लेस करेंगे कॉस्ट को, जो क्वांटिटी डिस्काउंट मिला है हमको उससे। कैश डिस्काउंट में क्या किए, कैश डिस्काउंट चूंकि ये फाइनेंस चार्ज है, हम जो पेमेंट करते हैं वो मान के चलते हैं ये इंटरेस्ट चार्ज के फॉर्म में हमको मिला है या फाइनेंस चार्ज के फॉर्म में मिला है, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करते। सब्सिडी ग्रांट मिला है गवर्नमेंट से या किसी से भी, तो जितना सब्सिडी या ग्रांट मिला है उतने से कॉस्ट को हम लेस कर लेते हैं। CGST, SGST जो भी है, IGST जो भी जीएसटी का कॉस्ट है, ETGST, तो इससे कॉस्ट को क्या कर सकते हैं, अगर हमको ITC मिल रहा है, क्रेडिट मिल रहा है, तो कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, इसको हम ऐड नहीं करेंगे जीएसटी को, कॉस्ट को, जो जीएसटी का कॉस्ट है उसको हम कॉस्ट में ऐड नहीं करेंगे। और अगर आईटीसी नहीं मिल रहा है तो जो जीएसटी हम पेमेंट कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट का पार्ट बनेगा। ठीक है, ड्यूरेबल चार्जेस, कोई भी ऐसे खर्चे जो अबनॉर्मल तरीके के हैं, जो अबनॉर्मल है, उसको हम ऐड नहीं करते, कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं। ड्यूरेबल चार्जेस जो है वो पेनाल्टी का चार्ज है, क्योंकि हमने ट्रांसपोर्टर चार्ज करता है, अगर डिले होता है लोडिंग अनलोडिंग में, ये एक पेनाल्टी के फॉर्म में होता है, इसलिए अबनॉर्मल चार्जेज हुआ और अबनॉर्मल कॉस्ट हुआ। जो अबनॉर्मल कॉस्ट होता है उसको हम डायरेक्टली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करते हैं और यहाँ कोई ट्रीटमेंट नहीं करते हैं। ठीक है, डिटेंशन चार्जेस भी पेनाल्टी होता है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। पेनाल्टी या फाइन है तो ठीक है, ये भी पेनाल्टी है, तो ये सब ये तीनों जो है ड्यूरेबल चार्जेस, डिटेंशन चार्जेस, पेनाल्टी या फाइन, ये अबनॉर्मल कॉस्ट है, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, डायरेक्टली ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज करेंगे। टोल टैक्स में क्या हुआ, अगर बायर का अपना लग रहा है, चाहे वो बायर को डायरेक्टली पे करना पड़ रहा हो या बाद में रिवर्स करना पड़ रहा हो सप्लाई को, तो उस केस में हम ऐड करेंगे। और अगर ऐसा केस है कि ऐसा एग्रीमेंट है कि सप्लायर ही सब कुछ लगाएगा और वो बायर से टोल टैक्स वगैरह नहीं वसूलेगा अलग से, तो उस केस में हम उसको कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। इंश्योरेंस है तो इंश्योरेंस बायर खुद बियर करता है प्रोडक्ट को सेव करने के लिए, तो ये नॉर्मल कॉस्ट है और ये ऐड होगा। ब्रोकरेज या कमीशन, ये एक्चुअल कॉस्ट है और नॉर्मल कॉस्ट है, इसको हम ऐड करेंगे। कंटेनर का कॉस्ट में तीन केस था, एक तो जितना दिए थे उतना हमने वापस कर दिया, उतना मिल गया, कोई ट्रीटमेंट नहीं, बात खत्म। दूसरा केस है कि वापस करने का कोई पॉलिसी नहीं है, नहीं दूसरा केस है कि वापस करने का पॉलिसी तो है लेकिन जितना हमने दिया था उससे हमको कम मिलेगा जब वापस करेंगे, तो जो डिफरेंस होगा वो हमारा कॉस्ट होगा, उसको हम ऐड कर लेंगे।
तीसरा है कि वापस करने का कोई पॉलिसी नहीं है। जब वापस करने का कोई पॉलिसी नहीं है तो जो हमने कंटेनर कॉस्ट दिया, पेमेंट किया, उसको हम ऐड कर देंगे। शॉर्टेज में क्या था, एक नॉर्मल लॉस था, एक अब नॉर्मल लॉस होता है। नॉर्मल लॉस तो क्या होता है कि जो कॉस्ट, जो लॉस यूनिट है उसका जो कॉस्ट है वो गुड यूनिट बियर कर लेता है, उसका कॉस्ट उतना से बढ़ जाता है जो हमारे पास बचे हुए हैं। मान लीजिए 1 लाख है, हमने 1000 यूनिट बनाया था, कॉस्ट 100 रुपये पर यूनिट था, लेकिन क्या हुआ 200 यूनिट का नॉर्मल लॉस हो गया, तो हमारे पास 800 बचा। अब 800 यूनिट ही 1 लाख को ऑब्जर्व करेगा तो 125 रुपये हो गया। मतलब जो ये 20,000 है, जो 200 यूनिट लॉस हुआ उसका ये 20,000, ये 800 यूनिट एडिशनली इसको ऑब्जर्व कर रहा है। और नॉर्मल लॉस में क्या करते हैं, और नॉर्मल लॉस जब होता है तो अब नॉर्मल लॉस का हम कुछ नहीं करते, वो अब नॉर्मल लॉस का गुड यूनिट ऑब्जर्व नहीं करता, उसको हम डायरेक्टली ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज कर देते हैं। इन्वर्ट फ्रेट है तो फ्रेट के केस में हम इसको ऐड करते हैं। ठीक है, तो हमने ये वैल्यूएशन ऑफ मटेरियल समझा, अब हम इस पे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है।